Hello बच्चों, myself Sachin Yadav. Today we will start about electrochemistry of class 12 unit 3rd. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केवल उन रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी या तो जनरेट होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट जिसमें पढ़ते हैं हम उसको थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। सिमिलरली जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, where electro itself represent electricity or electrical energy, while the chemistry represent the chemical reactions or chemical energy. तो इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाना या किसी केमिकल रिएक्शन के होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, या फिर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना या केमिकल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना, ये दोनों इंटर कन्वर्शन भी आपस में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमें डेफिनेशन बनाना हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे दैट इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगा। नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। तो इसके बेसिस अगर हमें डेफिनेशन बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, production of electricity from the occurrence of a chemical reaction, or the electricity is used to carry out a chemical reaction, or the electricity is used to carry out a chemical reaction is also known as electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम यहाँ से दो डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, वेल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, बट ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में मैंने अभी दो वर्ड यूज़ नहीं किए हैं। अगर मैं दो वर्ड यूज़ करता हूँ तो जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो थोड़ी सी ज़्यादा मीनिंगफुल हमें दिखती है। तो देखिए, मैं आप लोगों को दो वर्ड बताता हूँ। आपने लास्ट ईयर दो वर्ड पढ़े हैं। दो टाइप की एक्चुअल में रिएक्शंस होती है। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, spontaneous reactions, while the second one is non-spontaneous reactions. फर्स्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है और सेकंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। अब होती क्या है इनके बारे में अगर हम, ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन समझें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स के पास में इटसेल्फ में इतना पोटेंशियल होता है कि वो रिएक्शन अपने आप क्या हो जाती है? फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाती है या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। वाइल ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स के पास में इतना सफिशिएंट पोटेंशियल नहीं हो कि वो अपने आप फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो सके, उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोल देंगे। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, कूलिंग ऑफ हॉट वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन और स्पॉइलिंग ऑफ फूड और रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है, इज आल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। While the flow of water from higher level to lower level, or the flow of electricity from one terminal of battery to another terminal of battery is also an example of स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो ये कुछ मैंने आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के एग्जांपल बताए हैं। वेल अगर मैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात करूँ तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसी होगी जो अपने आप नहीं होती है, जिनको करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से एक एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ करना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वाटर को आइस में कन्वर्ट करना होगा तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेफ्रिजरेटर यहाँ पे क्या हो गया? एक एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ कर रहा है। अगर हमें वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर ले जाना है, ठीक है, तो वो भी एक इसका, वहाँ पर हमें हीट करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह की यूज़ करना पड़ेगी। तो वो भी एक इसका एग्जांपल हो गया, एक्सटर्नल एजेंसी का, ठीक है, एग्जांपल हो गया। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी। वाटर अगर हायर लेवल से लोअर लेवल पे लाना हो, किसी बिल्डिंग के अगर टॉप से अगर हमें बॉटम पे लाना हो, ग्राउंड फ्लोर पे लाना हो, तो वाटर अपने आप आ जाएगा। बट अगर हमें लोअर लेवल टू हायर लेवल पे ले जाना हो, ठीक है, बॉटम टू ग्राउंड फ्लोर टू हायर फ्लोर पे ले जाना हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ती है? इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करना पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे क्या हो गया? एक्सटर्नल एजेंसी का एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में। तो अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करता हूँ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को इस डेफिनेशन के अंदर, तो डेफिनेशन देखिए कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस ऐसी होगी जो अपने आप हो जाएगी, और जो रिएक्शंस अपने आप होगी उनमें फॉरवर्ड में कन्वर्ट होने पे कुछ क्या बनेगी, केमिकल एनर्जी बनेगी। और वो जो केमिकल एनर्जी बनती है उस केमिकल एनर्जी को एक्चुअल में हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल किसका हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया। और अपोजिट अगर मैं डेफिनेशन लेना चाहूँ कि अगर कुछ रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है जो अपने आप अगर नहीं हो सकती है, तो उनको करवाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फाइनली उन रिएक्शंस को करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, फाइनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जांपल हो गया। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जितनी भी रिचार्जेबल बैटरीज होती है, सेल होती है, उनके लिए कि जैसे इन्वर्टर जो घर में होता है उसमें जो बैटरी लगी होती है, या मैं मोबाइल की बैटरी की बात करूं, ठीक है, या कैमरा वगैरह की बैटरी की बात करूं, जो रिचार्जेबल होते हैं, तो जब लाइट रहती है तो ये सब क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और जब चार्ज होंगे तो उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में इनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअल में किस में कन्वर्ट कर लेती है, बैटरी जो है अपने आप में इटसेल्फ में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रख लेती है, राइट। और जैसे ही लाइट अगर जाएगी या फिर अगर हम उन डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, बैटरी को यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइट जाने के बाद, तो उस केस में क्या होगा, जो बैटरी के अंदर केमिकल्स भरे हैं, जो केमिकल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, वो अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों का आपस में एक दूसरे का इंटर कन्वर्शन चलता रहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में करें या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करें। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं on the basis of law of conservation of energy, that energy can neither be created nor be destroyed। ठीक है, तो बैटरी और सेल के केस में यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है, उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब यूज़ में आता है तो वापस उस फॉर्म से हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी को इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी मैं एक बार फिर से पूरी डेफिनेशन बोल देता हूँ सिस्टमेटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की या केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के होने के कारण, फॉरवर्ड में जाने के कारण जो केमिकल एनर्जी बनेगी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर किसी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ऐसी साइंस की ब्रांच को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम सुने कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन और लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द chemical energy which is generated by the occurrence of a spontaneous chemical reaction। फिर से सुने, the branch of science which deal with the study of production of electrical energy from the chemical energy which is produced by the occurrence of a spontaneous chemical reaction, and the electricity is used to carry out a non-spontaneous chemical reaction is also known as electrochemistry। तो एनसीईआरटी में सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन में हमें, ठीक है, 4-5 लाइन मिलेगी, वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। नाउ आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्म को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में कन्वर्ट होना या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना, तो इसके बेसिस हम क्या करते हैं, जितने भी टाइप की सेल और बैटरीज होती है उनमें होने वाली रिएक्शंस को 2 टाइप से क्लासीफाई कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज galvanic cells or electrochemical cell or voltaic cell, while the second one is इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये 2 टाइप की सेल होती है जिनके बेसिस क्या होती है, इन तरीके की रिएक्शंस होती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलते रहता है। ठीक है, तो ये सेल्स पे जाने से पहले, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल पे जाने से पहले, ठीक है, मेरे को 1-2 टॉपिक पढ़ाना है रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम पहले वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देन फिर, ठीक है, इन सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है। तो देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। सो रेडॉक्स रिएक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन से हम रेड ले लेते हैं और ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लेते हैं, और यहीं से पूरा एक वर्ड बना देते हैं रेडॉक्स। तो रेडॉक्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, दैट रेडॉक्स इज डिफाइंड एज द
defined as the reaction in which reduction reaction and oxidation reaction takes place simultaneously is known as redox reactions. And इसके लिए अगर हम देखें, ध्यान रखें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस होती है और पेयर में होने वाली रिएक्शंस होती है। दैट अगर किसी प्लेस पर या किसी सिस्टम के अंदर रिडक्शन रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी, या अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा, वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन भी होगी। बिकॉज ये दोनों रिएक्शंस क्या होती है, पेयर में चलती है हमेशा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। देन इन्हीं को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। अब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ रखी है 11th में रेडॉक्स चैप्टर में। दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन व्हाइल द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन व्हाइल द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, पहली डेफिनेशन ये पढ़ी थी हमने। देन एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के एडिशन और ठीक है लॉस के बेसिस पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी। थर्ड डेफिनेशन हमने जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। तो मैं आपको वही डेफिनेशन बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो हम बोल देते हैं कि फाइनली वो एलिमेंट या वो कंपाउंड क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। और कोई एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और अपने ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज ले आता है तो फिर हम उसको बोल देते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। The loss of one or more electron is known as oxidations, while the gain of one or more electrons is known as reduction reactions. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना ऑक्सीडेशन है, while इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना रिडक्शन है। अब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑब्वियसली उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, while नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन के केस में अगर मैं लेके चलूँ तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन द पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीजेस, द पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीजेस व्हाइल द नेगेटिव चार्जेस डिक्रीजेस। और सेकंड केस में अगर हम देखें रिडक्शन के केस में, तो सपोज करो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर अगर हम केटाइंस की बात करें और केटाइन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ड्यू टू द रिडक्शन प्रोसेस द पॉजिटिव चार्जेस decrease while the negative charges increase on an element। ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना या नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो ये डेफिनेशंस हमने पढ़ रखी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। ठीक है, एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन और होती है कि अगर हम लेबोरेटरी में गए और अगर हमें बोल दिया जाएगा कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, या हमें कंफर्म करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल मेथड है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंफर्म करती है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कैसे कंफर्म करेंगे। राइट, तो देखिए अगर हम लेबोरेटरी में गए, सपोज कीजिए हम लेबोरेटरी में गए और हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर एक कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर लिया। अगर हम लेबोरेटरी में गए और लेबोरेटरी में हमने एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर लिया। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या कर दीजिए, कोई सा एक इलेक्ट्रोड डीप कर दीजिए उसी मेटल का जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोलाइट लेके चले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक सल्फाइड की बात करता हूँ कि जिंक सल्फाइड एक्वा सॉल्यूशन हम ले रखे हैं, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रोड भी किसका लेना पड़ेगा, जिंक का लेना पड़ेगा। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे तो उस केस में कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे। अगर आयरन सल्फेट लेंगे तो आयरन इलेक्ट्रोड लेंगे। अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डीप करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे।
अब जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इस इलेक्ट्रोड को डीप करेंगे तो डीप करने के बाद में हमें 3 पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि इस इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन में डीप करने के बाद में हमें 3 तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट केस सपोज करूं तो पहला केस हो सकता है कि ये जो हम कंडीशन लेके चले हैं इसमें कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड हमने डीप किया था इसमें कोई भी चेंज ना हो, मतलब अगर हम इसको 2-4 मिनट के बाद या 2-4 घंटे या 2-4 दिन के बाद अगर इस इलेक्ट्रोड को यहाँ से बाहर भी निकालेंगे तो इस इलेक्ट्रोड के अमाउंट में या सरफेस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना सॉल्यूशन के कोई कलर में चेंज आएगा ना उसके कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड में कोई भी चेंज ना हो तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इस एलिमेंट की ना ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी है ना रिड्यूस करने की एबिलिटी है। ठीक है, ये दोनों टाइप की एबिलिटी नहीं रखता है। या ये कहें कि अगर ऑक्सीडेशन की जितनी एबिलिटी होगी उतनी एबिलिटी इसकी क्या होगी, रिडक्शन की भी होगी। तो ये दोनों टेंडेंसी सेम रखेगा या फिर दोनों टेंडेंसी नहीं रखेगा, तभी इसमें हमें कौन सा केस मिलेगा, नो चेंज का मिलेगा, दैट इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कोई भी वेरिएशन ना हो। अगर हम सेकंड कंडीशन लेके चलें कि सपोज कीजिए इस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो, अब जैसे ही इस इलेक्ट्रोड का अगर हम ऑक्सीडेशन सपोज करके चलेंगे, बिकॉज जिंक जो है ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ठीक है, जिंक सल्फेट में जिंक ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। तो ये जिंक जो इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन के अंदर डीप है और ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होने पे देखें ये जो इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा और डिसॉल्व होने के बाद में ये क्या दे देगा, Zn2 पॉजिटिव आयन दे देगा। और जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये बनने के बाद में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, हमेशा सॉलिड सरफेस पे रिसाइड करना चाहते हैं या सॉलिड सरफेस पे, ठीक है, रहना चाहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनेंगे वो सभी के सभी सॉलिड सरफेस पे रहेंगे, वाइल जितने भी जिंक आयन्स होंगे वो जिंक आयन क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ ऑक्सीडेशन के लिए तो जो जिंक है सॉलिड स्टेट में था बट वो अभी कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव एक्वस के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आ गया, वाइल इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लॉस कर दिए। और ये जो लॉस के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लॉस के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, इस मेटल की सरफेस पे रहेंगे, वाइल इस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन आ जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। तो अब ऑक्सीडेशन के कारण देखिए कि अगर थोड़ी देर के बाद हम, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स लेंगे या 1 to 2 आवर्स के बाद अगर वेरिएशन देखेंगे तो अल्टीमेटली इस सॉल्यूशन के अंदर कौन से एक्स्ट्रा आयन हो जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वाइल इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे कौन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, the electrode acquires negative charge while the solution acquires positive charge। ये जो solution है ये solution positive charge acquire कर लेगा due to the excess of Zn2 positive ion, while the zinc electrode acquires negative charge due to the excess of electrons on its surface। तो इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो हमें यहाँ से डेफिनेशन यही ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये हमें इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इस इलेक्ट्रोड की या इस मेटल एलिमेंट की कौन सी टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, इसके खुद के रिडक्शन के कंपेयर में। तो इसके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी अभी ज़्यादा है। तो जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो मेटल इलेक्ट्रोड मैं इन जनरल लिख देता हूँ, जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो मेटल इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, वाइल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वाइल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये कंडीशन होती है कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव आए इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आए तो ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ठीक है। और इसी के अगर अपोजिट हमें केस मिल जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम रिडक्शन के लिए लेके चलें तो रिडक्शन के केस में जो केस रहेगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। कि रिडक्शन के केस में अगर लेके चलें तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैं रिडक्शन के लिए लिखता हूँ रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन के केस में देखिए कि ये जो जिंक थे ये अब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, ये एक्चुअल में जिंक क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट के फॉर्म में है, जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, Zn2 पॉजिटिव आयन है। तो ये जितने भी Zn2 पॉजिटिव आयन्स होंगे ये एक्चुअल में क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे अब क्या करेंगे, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे और जैसे ही जाके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे तो ड्यू टू द एक्सेसिव
Zn2 positive ions. Due to the axis of Zn2 positive ions, the Zn electrode acquires positive charge. While जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दोनों आयंस इक्वल थे, पर Zn2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जाने के कारण जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अब एक्चुअल में क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, बिकॉज यहाँ पे कौन से आयंस एक्स्ट्रा हो चुके हैं, सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो गए। तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन के एक्स्ट्रा होने के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा, वाइल ये जो जिंक आयन है ये इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन होगी यहाँ पर कि जो Zn2 पॉजिटिव है वो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, फाइनली Zn में कन्वर्ट हो रहा है, और ये Zn2 पॉजिटिव कहाँ से है, एक्वा सॉल्यूशन से आके सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। सो मेटल इलेक्ट्रोड एक्वायर्स positive charge while the electrolytic solution acquires negative charge। तो ये दो केसेस हो गए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ कोई सोचे कि ये Zn2 पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, वहाँ कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो थे नहीं, तो एक्चुअल में ठीक है आपने कभी सुना हो सॉलिड के बारे में कि सॉलिड में जितने भी मेटल एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कैसे रहते हैं, लूजली हेल्ड रहते हैं। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लॉस कर देते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक्चुअल में मेटल आयंस के अराउंड क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनमें से कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये Zn2 पॉजिटिव आयन गेन कर लेगा। अब जिस भी मेटल के गेन करेगा वो किसी थर्ड मेटल आयन के एक्सेप्ट कर लेगा, वो थर्ड किसी फोर्थ के कर लेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चलता रहेगा और फाइनली इस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा आयन डिपॉजिट हो जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना, बिकॉज गैल्वेनिक सेल पढ़ते टाइम हमें ठीक है ये डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी कि जब मेटल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें कौन सी एबिलिटी होती है, या जब मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस केस में उसकी कौन सी एबिलिटी होती है। तो एबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रोड में दोनों रहती है, ऑक्सीडाइज होने की भी रहती है, रिड्यूस होने की भी रहती है। ठीक है, बट कौन सी एबिलिटी ज़्यादा उसके ऊपर डोमिनेंट हो रही है, ठीक है, प्रीडोमिनेंस हो रहा है, उसके बेसिस जो इलेक्ट्रोड है या मेटल एलिमेंट है वो उस वे में बिहेव करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज़्यादा प्रेफर करेगा बजाय गेन के, और किसी की अगर रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा प्रेफर करेगा बजाय उसके लॉस के। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर आगे देखिए इसके केस में हम आगे देखिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 2 वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट सिंपली इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, तो हम अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल अल्टीमेटली क्या करता है, उसके वर्क करने की एबिलिटी को दिखाता है या टेंडेंसी को दिखाता है कि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है मतलब वो ज़्यादा वर्क कर सकता है, और अगर कम पोटेंशियल है मतलब कम वर्क कर सकता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने की एबिलिटी को दिखा रहा है या टेंडेंसी को दिखा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा या इजीली गेन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो सिंपली हम इस वे में लिखेंगे दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली डिफाइंड एज द tendency of an element to lose or gain electrons। किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लॉस ऑन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी या एबिलिटी होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे, राइट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जैसे एक और टर्म होता है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ। ईएमएफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो जब किसी भी बैटरी को अगर हम सर्किट में लगाएं और अगर उसमें करंट फ्लो नहीं होती है सर्किट के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। वाइल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब आता है, जब वो सर्किट के अंदर करंट अगर ऑलरेडी फ्लो होती है, तो उस केस में उसको नाम क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक है, एक ही टर्म्स होते हैं किसी भी बैटरी के लिए या सेल के लिए, बट डिफरेंस इतना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो नहीं होती है, करंट अगर जीरो है, तो उस केस में बैटरी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है, वो उसका ईएमएफ कहलाता है। वाइल जब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं किसी सर्किट से, तो बैटरी के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं उनका भी अपना आपस में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, जो पोटेंशियल रहेगा वो पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल हमें ये वर्ड ध्यान रखना है दैट ईएमएफ इज सिंपली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और द मैक्सिमम पोटेंशियल which is provided by an battery when there is no current flow or there is no charge flow in the circuit। अगर सर्किट में कोई भी चार्ज या करंट अगर फ्लो नहीं होगी, तो जो मैक्सिमम हमें पोटेंशियल मिलता है उसी मैक्सिमम पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ, राइट। तो आगे बढ़िए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, while the second one is रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो तो इसमें भी सिंपल यही लिखना पड़ेगा दैट टेंडेंसी टू लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की जो टेंडेंसी रहेगी या जो एबिलिटी रहेगी किसी एलिमेंट की, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और किसी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का पोटेंशियल भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, राइट। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, आप लोगों को मैं वो समझाता हूँ। अब पोटेंशियल देखिए, अब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑफ सेल से, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ई सेल से। किसी सेल या बैटरी का पोटेंशियल कहलाएगा ई सेल। और अगर वहीं पर वो स्टैंडर्ड हो जाए तो स्टैंडर्ड के केस में उसको लिखा जाता है ई नॉट ऑफ सेल, या तो ई नॉट सेल लिखते हैं या फिर क्या लिखा जाता है, ई वी ऑफ सेल लिखा जाता है, इसके ऊपर वी लिख देते हैं। तो किसी सेल का ये नॉर्मल पोटेंशियल और किसी सेल का ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हैं। बस ये लिखने के तरीके होते हैं, लाइक आपने इंथैल्पी पढ़ा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड नॉर्मल इंथैल्पी, या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी या नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी, उसी वे में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द नॉर्मल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में कैलकुलेटेड किए जाते हैं 298 केल्विन पर, और जो कंसंट्रेशंस रहते हैं सॉल्यूशंस के वो हमें क्या करना पड़ता है, 1 मोलर लेना पड़ता है। अगर 1 मोलर कंसंट्रेशंस 298 केल्विन पे मेजर करेंगे तो जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल। वाइल ये किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेटेड किया गया पोटेंशियल क्या कहलाएगा, नॉर्मल पोटेंशियल कहलाएगा। नाउ पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप लोगों को, ठीक है, पता होगी, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और वोल्ट को मेजर करते हैं हम कैपिटल वी से, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। सपोज कीजिए अगर मैं जिंक की बात करता हूँ कि जिंक अगर इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव एक्वस के अंदर, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। या कॉपर की बात करूँ कि कॉपर सॉलिड भी ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक के लिए हमें क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। सिमिलरली कॉपर के लिए भी क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है स्टैंडर्ड। अब कभी भी हमें यहाँ पर ब्रैकेट में अलग से ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा या कहीं गिवन नहीं रहेगा कि ये इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या इस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पर ब्रैकेट से। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, इनकी रिएक्शंस लिख देते हैं। तो उस हाफ सेल रिएक्शंस हमें कंफर्म करना पड़ता है कि ये इसका कौन सा पोटेंशियल गिवन है।
जैसे कि अगर मैं इस जिंक के लिए लिखूं तो यहाँ पर जिंक हम रिएक्टेंट में ले रहे हैं सॉलिड स्टेट में, और ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव एक्वस में। तो अगर ब्रैकेट में सेम लिख दिया जाएगा दैट Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रहे इस ब्रैकेट के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, नहीं लिखा जाता है। केवल हम किनको लिखते हैं, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप होंगे, कंपाउंड होंगे, उन सभी को लिख दिया जाएगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn या ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि Zn जो है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन। तो आपको केवल इस ब्रैकेट के अंदर देखना है कि प्रोसेस कौन सी हो रही है। ब्रैकेट के अंदर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये पूरा पोटेंशियल बन जाएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ब्रैकेट के अंदर अगर रिडक्शन है तो हम बोल देंगे ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब जिंक के लिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है प्लस 0.76 वोल्ट, वाइल कॉपर के लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस 0.34 वोल्ट। तो जो जिंक का पोटेंशियल है वो प्लस में होता है, वाइल कॉपर का पोटेंशियल होता है माइनस में। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जिंक की ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, वाइल कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी बजाय उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने के। ठीक है, तो जिसका पोटेंशियल प्लस में होगा, ठीक है, जिसका पोटेंशियल प्लस में होगा वो उसकी एबिलिटी करने की ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीडेशन प्लस में है तो ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है इट मीन्स रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हमने दो टाइप के पोटेंशियल्स लिख दिए जिंक एंड कॉपर के लिए। सिमिलरली अगर मैं इनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो इन्हीं की दो रिडक्शन रिएक्शंस लिख दीजिए कि Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Zn while Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। तो इनके लिए हमें पोटेंशियल्स लिखना है जिंक और कॉपर के लिए। तो जिंक का पोटेंशियल लिखा जाएगा E नॉट Zn Cu। अब पोटेंशियल्स देखिए, यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट में लिखा रहता है उस रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। अब यहाँ रिएक्टेंट में लिखा हुआ है Zn2 पॉजिटिव, वाइल प्रोडक्ट में क्या लिख दिया है, Zn। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, दैट E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, वाइल इसको लिख दिया जाएगा Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस 0.76 वोल्ट, वाइल कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 0.34 वोल्ट। तो इन दोनों रिएक्शंस को आप कंपेयर कर लीजिए कि एक बार हम जिंक को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं वाइल एक बार जिंक को रिड्यूस करवा रहे हैं, और एक बार कॉपर को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं और एक बार कॉपर को रिड्यूस करवा रहे हैं। तो जब जिंक की मैंने बात की तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर प्लस में है तो उसी का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आ गया, या कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर माइनस में है तो उसी का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो है, यहाँ पे वैल्यूज भी देख लीजिए आप, इसका जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उतना ही इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। बट इन दोनों की साइन क्या है, अपोजिट है, एक का प्लस आ रहा है तो एक का माइनस है। और कॉपर के लिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है। तो एक चीज़ तो हमें ऐसे क्लियर हो रही है, कंक्लूजन हमारा ये निकल रहा है कि हमेशा जो पोटेंशियल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल। बस उनमें किस चीज़ का वेरिएशन आएगा, ठीक है, साइन का वेरिएशन आएगा कि अगर एक पोटेंशियल प्लस में है तो दूसरा पोटेंशियल माइनस में हो जाएगा। बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज में इक्वल होते हैं बट साइन में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ मैं ओवरऑल लिख भी देता हूँ, that E naught of oxidation is always equal to the E naught of reduction but opposite in sign। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वली होता है, बट कैसा होता है, अपोजिट होता है। अगर एक पॉजिटिव में आ रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में। चलिए टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ें। ठीक है, दो टाइप की सेल होती है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल के दो नाम और हैं, इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। वाइल जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है, किसी किसी बुक में इलेक्ट्रोलिसिस सेल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस सेल ऐसी सेल्स होती है जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वाइल
गैल्वेनिक सेल ऐसी सेल होती है जिनके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो अल्टीमेटली जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ रखी है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर रहे हैं। और जब अलग अलग पार्ट में सेपरेट करेंगे तो जो दोनों हमें अलग अलग डेफिनेशंस मिलती है, वो दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पे यहाँ दो टाइप की सेल बन जाती है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, फिर गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हम देखें तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, मोबाइल की बैटरी का या फिर घर में जो इन्वर्टर है उस बैटरी का एग्जांपल बताऊं, तो उससे ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जब अगर लाइट चले जाती है, ठीक है, जब लाइट अगर चले जाएगी तो बैटरी के अंदर केमिकल्स भरे रहते हैं, वो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स है वो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, केमिकल एनर्जी बनाएंगे। देन उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर को हम कन्वर्टर बोल देते हैं कि वो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो डिस्चार्जिंग वाला केस है कि जब बैटरी अगर हम उसका यूज़ लेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। देयरफॉर जब भी अगर डिस्चार्जिंग वाली प्रोसेस होगी तो आप, ठीक है, ये समझ जाइए कि वो सेल किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रही होगी। बिकॉज गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल ऑलवेज की कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, डिस्चार्जिंग को। चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो या इन्वर्टर की बैटरी हो, किसी भी बैटरी में अगर डिस्चार्जिंग की प्रोसेस हो रही है तो ऑब्वियसली वो किसका एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। और जब लाइट अगर आ जाएगी, ठीक है, अगर हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या फिर घर में जो इन्वर्टर है वो बैटरी चार्ज हो रही है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं बैटरी को, और बैटरी फिर देन क्या हो रही है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो ये चार्जिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी बैटरी अगर चार्ज होगी तो बिहेव करेगी एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। वाइल अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस केस में बिहेव करेगी एज ए गैल्वेनिक सेल की तरह। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस वर्ड को यूज़ करके डेफिनेशन बनाता हूँ कि गैल्वेनिक सेल ऐसी सेल होती है जिसमें किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के होने के कारण क्या प्रोड्यूस होती हो, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, गैल्वेनिक सेल। इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज लिबरेटेड और प्रोड्यूस बाय द केमिकल एनर्जी विच इज लिबरेटेड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के होने के कारण। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखेंगे इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये ऑलवेज डिस्चार्जिंग है और गैल्वेनिक ऑलवेज क्या है, चार्जिंग है। ये दो वर्ड आपने ध्यान रखना, तो आपको कभी भी सेल या बैटरी को, ठीक है, पहचानने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको रिएक्शन गिवन है तो उसके बेसिस आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये चार्जिंग होने के कारण गैल्वेनिक है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में और क्या क्या है। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल बनाते टाइम हमेशा क्या करते हैं, हम दो बीकर ले लेते हैं और दो बीकर के अंदर क्या करेंगे, हम दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस फिल कर लेंगे। ये दो बीकर ले लिए, ठीक है, अगर हम लेबोरेटरी में गए, हमने दो बीकर ले लिए और दो बीकर के अंदर दो अलग अलग टाइप के हमें एक्वा सॉल्यूशन फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट बीकर ले रखा है इसके अंदर हम 1m ZnSO फिल कर लेंगे और सेकंड वाले बीकर के अंदर हम 1m कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। तो ये दोनों हमने एक्वा सॉल्यूशंस फिल कर लिए हैं, ठीक है, इन दोनों डिफरेंट बीकर्स के अंदर। नाउ इन दोनों बीकर्स के अंदर जब दोनों सॉल्यूशंस फिल कर लेंगे तो इनके अंदर क्या करेंगे, हम सेम मेटल इलेक्ट्रोड डालेंगे। मीन्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड डीप करना है और कॉपर सल्फेट के अंदर हम क्या करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड डीप करेंगे। अब जिंक सल्फेट के अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड डीप कर दीजिए और कॉपर सल्फेट के अंदर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड डीप करेंगे। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे।
अब अभी हमने पीछे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर उसी मेटल के इलेक्ट्रोड को डीप किया जाता है तो उसके टेंडेंसी या एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा कि अगर ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है रिडक्शन से तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर वो अपोजिट केस रखता है कि वो रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है तो उस इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर इस फर्स्ट बीकर के अंदर जैसे ही अगर हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर अगर जिंक के इलेक्ट्रोड को डीप कर देंगे, जिंक इलेक्ट्रोड को डीप कर दिया जाएगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड को डीप कर देंगे तो जिंक सल्फेट का हम पोटेंशियल से पहचानते हैं कि जिंक सल्फेट का पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है प्लस में। इसका मतलब उसके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसकी एबिलिटी ऑक्सीडाइज होने की होगी उस पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रोड पे, वाइल जिसकी रिडक्शन की एबिलिटी होगी उस पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रोड के अपोजिट सॉल्यूशंस में होते हैं तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो नीचे मेरे को लिखना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वाइल इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, भाई इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अपोजिट चार्ज आ रहा है। अब जैसे ही इनमें अपोजिट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी तो इनके पोटेंशियल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और दोनों अगर एलिमेंट के पोटेंशियल्स डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों बीकर्स के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो हमारा मेन एम यही है कि इस गैल्वेनिक सेल के दोनों बीकर्स के बीच में कितना सेल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वो आगे का कॉन्सेप्ट है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग में केवल इसको समझते हैं कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप हुआ और उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जिंक सल्फेट के अंदर जिंक को डीप करने पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, वाइल कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर को डीप करने पे इसका कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है, वाइल इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा और अगर हम इनको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर के कनेक्शन के कारण इनके बीच में क्या होगा हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में हमें क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो अगर लेस अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमें कंफर्म करना हो तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की हेल्प लेते हैं। तो अब इन दोनों बीकर्स को हमने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर से। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में भी दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसा आपने एमीटर और वोल्टमीटर देखा होगा वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी होता है। तो हर एक मीटर्स के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे ही अगर हम इसको सही कनेक्शन देंगे तो गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन सही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही अगर हमें कंफर्म करना हो कि कौन से इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज दिखेंगे तो है नहीं कि यहाँ पे कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, जिंक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कंफर्म कैसे करें, तो हमें कंफर्म होगा गैल्वेनोमीटर के कनेक्शन से। जिस साइड नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया इट मीन्स उस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया उस साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ना क्या होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जिंक है वो जिंक क्या करेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देगा, और सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होने के कारण ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देगा, और ऑक्सीडेशन के कारण ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मेरे को, ठीक है, याद रखने के लिए एक टर्म लेके चलते हैं हम, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम जितने भी टर्म्स होते हैं, लेफ्ट राइट बीकर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस है, तो इसको याद रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, ठीक है, लोन का कॉन्सेप्ट बना रखा है, तो हम उसके बेसिस लेके चलते हैं। तो देखिए ये जो दोनों बीकर्स हैं, ये दोनों बीकर्स में एक लेफ्ट साइड है और एक क्या है, राइट साइड है। तो लेफ्ट और राइट में हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली पहले लेफ्ट आता है या राइट आता है। तो हमें पता है कि लेफ्ट और राइट में पहले अल्फ़ाबेटिकली लेफ्ट आएगा, देन फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन का O पहले आता है, रिडक्शन का R बाद में आता है, ठीक है। फिर एनोड और कैथोड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा पहले हमने लेफ्ट और ये लिख दिया राइट। नो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पहले आता है ऑक्सीडेशन, देन फिर आता है रिडक्शन।
एनोड और कैथोड में ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, और कैथोड का सी बाद में आएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में एन पहले आता है और पी बाद में आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि याद रखने के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म में बना रखा है कि सभी के अगर मैं फर्स्ट लेटर से यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो ये हमें किसके बराबर मिल रहा है, लोन के बराबर मिल रहा है, ठीक है, किसके बराबर मिल रहा है, लोन। तो इसको याद रखने का तरीका है, इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि गैल्वेनिक सेल जब भी अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना होगी, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। तो आप इस वर्ड को बस ध्यान रखना, तो जो पूरी गैल्वेनिक सेल है उससे रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे लोन वर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एल जो है वो एल फॉर लेफ्ट हो गया, ओ फॉर ऑक्सीडेशन है, ए फॉर एनोड है, एंड एन फॉर नेगेटिव हो गया, और इसी के अपोजिट चलेगा। एक साइड अगर हम ये लिख देंगे तो लेफ्ट का अपोजिट राइट है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोन के बेसिस हम पूरी गैल्वेनिक सेल को याद रख सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जिंक का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होगा तो जिंक मेटल क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में आना, डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा, और किस फॉर्म में आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगा। वाइल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन सॉलिड सरफेस पे रहते हैं। अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन में भी बताया था कि जनरली इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड सरफेस पे, ठीक है, रहने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड सरफेस पे रहेंगे और जिंक सॉल्यूशन में आ गए, ठीक है। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए कहाँ पर पहुँच गए, इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे पहुँच गए। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि आप एनोड से कैथोड की साइड मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और करंट की अगर मैं बात करूँ कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही होगी, तो हमने पढ़ रखा है कन्वेंशनली करंट को अपोजिट माना जाता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो करंट की डायरेक्शन अभी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, और वो हो जाएगी कैथोड टू एनोड। तो करंट की डायरेक्शन है कैथोड टू एनोड, वाइल इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अप्रोच करेंगे तो इस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट है, कॉपर आयन प्रेजेंट है, ठीक है। सल्फेट आयन के साथ में कॉपर भी होंगे, सल्फेट भी होंगे। जैसे यहाँ पर जिंक था और जिंक ऑलरेडी है और सल्फेट भी। तो ये जो कॉपर आयन है ये रिड्यूस होने के लिए क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को अप्रोच करेंगे। तो ये जैसे ही कॉपर आयन अगर इस इलेक्ट्रोड को अप्रोच करेंगे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और फाइनली क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिंक का कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन होता रहेगा लेफ्ट बीकर में, और यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा इसका, ठीक है, रिडक्शन होता रहेगा। तो उधर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और इस साइड इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो जो लेफ्ट बीकर है उसको बोला जाता है लेफ्ट गैल्वेनिक हाफ सेल, और जो राइट बीकर है इसको बोला जाता है राइट गैल्वेनिक हाफ सेल। तो ये गैल्वेनिक की हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी गैल्वेनिक की हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इनको इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और बीच में अगर सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज अभी मैंने नहीं पढ़ा है, इसकी जस्ट बात पढ़ेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं तो तब जाके कहलाता है कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो ये अभी हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा। अब देखिए इसमें रिएक्शंस क्या होगी, ठीक है, एनोड कैथोड के ऊपर रिएक्शंस क्या होगी, उन रिएक्शंस को हम लिखते हैं तो हम रिएक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम रिएक्शन एट एनोड। और एनोड पे हमेशा रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा लिखना है हमें ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए, जिंक का ऑक्सीडेशन करा दीजिए, जिंक सॉलिड सॉल्यूशन में था, ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस के अंदर, प्लस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए। नाउ इसी रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, हाफ सेल रिएक्शन लिखना है कि इसकी गैल्वेनिक हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी। तो गैल्वेनिक हाफ सेल रिएक्शन लिखने का तरीका है कि बस आपको रिएक्टेंट में जो भी हमें दिख रहा है वो रिएक्टेंट को क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना है। यहाँ पर भी हम गैल्वेनिक हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये हाफ सेल रिएक्शन में जिंक सॉलिड स्टेट में है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है।
ध्यान रहे ये जो हम ऐसा यहाँ पे ऑब्लिक या स्लेश लगाते हैं ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एनोड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको पढ़ते हम कैसे हैं कि जिंक सॉलिड मेटल एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर इसके लिए अगर हम सेल पोटेंशियल लिखना चाहें कि जिंक का सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो ऊपर देखिए प्रोसेस कौन सी हो रही है, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो रही है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। बिकॉज IUPAC के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी ऐसी गैल्वेनिक सेल या बैटरीज रहती है उनके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है कि नेट रिजल्टेंट पोटेंशियल लिखना पड़ता है कि उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी है या मार्केट से अगर हम रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल जो भी सेल या बैटरी लाते हैं उस पर हमेशा पोटेंशियल लिखा रहता है। तो वो एक्चुअल में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस गैल्वेनिक के दोनों बेकर्स के बीच में, जो दोनों गैल्वेनिक के हाफ सेल्स हैं इनके बीच का सेल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और वो जो सेल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, रिडक्शन का लेते हैं, या रिडक्शन लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन का नहीं लिखते हैं। क्योंकि IUPAC ने एक रूल बना रखा है कि जितने भी सेल और बैटरी होगी उनका अगर हमें सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उनको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। बिकॉज अगर ऑक्सीडेशन लिखने जाओगे तो वो मे भी पॉसिबल क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव निकले। इसलिए एक ट्रेंड बना रखा है, ठीक है, इनके पोटेंशियल लिखने के लिए ये रूल बना रखा है कि हमेशा कोई सी भी गैल्वेनिक सेल या बैटरी होगी उसके ऊपर सेल पोटेंशियल लिखा जाएगा डिफरेंस केवल रिडक्शन का। और इसी के अपोजिट अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे अपोजिट लिखा जाता है, ठीक है, वहाँ पर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाता है, बट हमारे यहाँ पर रिडक्शन लिखा जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसके रिडक्शन और इसके रिडक्शन पोटेंशियल को लिखेंगे और ऑलवेज क्या करेंगे, हायर रिडक्शन पोटेंशियल में से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन हाफ सेल में से ऑक्सीडेशन हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रोसेस अलग अलग हो रही है बट हमें पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, सेम ही लेना पड़ेगा। बिकॉज हम हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही ऑक्सीडेशन में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वाइल रिडक्शन पोटेंशियल को ही रिडक्शन में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूनिट्स के लिए होता है कि लेंथ को आप लेंथ में ऐड कर सकते हो, एरिया को एरिया में ही कर सकते हो, लेंथ और एरिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी यूज में आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जिंक के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। तो E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn सॉलिड और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन लिखी थी हमने, इस रिएक्शन को हम यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली रिएक्शन एट बी अगर देखा जाए, रिएक्शन एट कैथोड, तो रिएक्शन एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी, हमेशा रिडक्शन रिएक्शन, हमेशा इसमें होगी रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे कोई सी भी सेल हो, गैल्वेनिक हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो, रिचार्जेबल हो, नॉन रिचार्जेबल हो, ठीक है, लोअर पोटेंशियल के हो, हायर पोटेंशियल के हो, हमेशा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन ही होती है। इसका मतलब एनोड पे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है और कैथोड पे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन क्या करवाना है, हमें गेन करवाना है। चाहे वो किसी भी टाइप की सेल हो या बैटरी हो, ठीक है, हमें क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन ही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ईयर में पूछा हुआ भी JEE या नीट में कि कौन से इलेक्ट्रोड पे किस तरीके की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं, तो ये ध्यान रखना। नाउ कॉपर 2 पॉजिटिव इन aqueous solution gain 2 electrons to convert into Cu solid. This is equation 2. Now the half cell reaction is हाफ सेल रिएक्शन फॉर कॉपर। यहाँ पे रिएक्टेंट देख लीजिए, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हमें मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट क्या दिख रहा है हमें, कॉपर सॉलिड दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे, कॉपर सॉलिड। नाउ द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर, सो रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू
प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो जिंक का पोटेंशियल है नेगेटिव वाइल कॉपर का पोटेंशियल है पॉजिटिव। और ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स याद नहीं करना है, ठीक है, रटना नहीं है हमें। जब भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चाहे जेईई हो, नीट हो या फिर ठीक है सीबीएसई का हो, हमें हमेशा ये पोटेंशियल्स गिवन होंगे। बाय चांस आपको हाइड्रोजन का पोटेंशियल नहीं गिवन हो सकता है, क्योंकि वो सभी को पता है हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो ये दो रिएक्शंस हो गए, फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस के बेसिस अब ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालेंगे कि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए ओवरऑल सेल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। Now the overall cell reaction. Overall cell reaction from first and second, from equation first and second, ठीक है, it is clear that the electrons are cancelled, so the equation becomes Zn plus Cu2 positive aqueous converted into Zn2 positive aqueous प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, ये हमने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दी है कि गैल्वेनिक सेल की ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी। बट हमेशा एग्जाम में हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने को आती है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी हमें गिवन रहती है और फिर भी बोला जाता है कि ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखें। तो हमें ये सेल रिएक्शन लिखने के लिए नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमें ये सेल के बजाय, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये सेल रिएक्शन पूछी जाती है। तो देखिए मैं सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव डबल ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। ध्यान रहे ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लिखा जाता है एनोड और कैथोड के लिए, तो ऑब्लिक रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा यहाँ पर एनोड और कैथोड को। तो ये ऑब्लिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑब्लिक रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड को, वाइल ये ऑब्लिक रिप्रेजेंट कर रहा है कैथोड को। और जो बीच में हमने डबल डैश लगा रखे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को। क्या होता है अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमें, ठीक है, लेफ्ट साइड दे रखा है, सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड लेके चले हैं, ये पूरा कहलाता है लेफ्ट गैल्वेनिक हाफ सेल। लेफ्ट गैल्वेनिक हाफ सेल। भाई ये जो पोर्शन लेके चले हैं ये क्या कहलाता है, राइट गैल्वेनिक हाफ सेल। राइट गैल्वेनिक हाफ सेल। तो जो लेफ्ट बीकर में रिएक्शंस होगी वो ये होगी कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, वाइल राइट बीकर में हमेशा क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। तो ये ऑलवेज लेफ्ट और राइट बीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों बीकर्स को हम किसके थ्रू ज्वाइन करेंगे, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम इसके लिए देखते हैं कि किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इसके लिए सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है, वो रीज़न भी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हमने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखे। नाउ हमें क्या करना है कि जो हमने सेल कंस्ट्रक्ट की थी वो गैल्वेनिक सेल के लिए क्या करें, सेल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें कि इसका सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ये गैल्वेनिक सेल के लिए सेल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखा जाएगा ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल में से देखिए हम हमेशा क्या करेंगे, रिडक्शन वाली हाफ सेल में से जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगी उसके पोटेंशियल को ऑलवेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये
राइट साइड जो गैल्वेनिक सेल है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है रिडक्शन का, ये रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसके पोटेंशियल में से हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले पोटेंशियल को माइनस करना है। देयरफॉर एक फार्मूला ही बन जाएगा हमारे पास ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, ये एक फार्मूला ही बन गया है लेफ्ट एंड राइट के बेसिस। नाउ एक और फार्मूला हम लिख सकते हैं सिमिलरली इसी के बेसिस कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इलेक्ट्रोड्स देखिए कौन कौन से हैं। तो राइट साइड हमें इलेक्ट्रोड्स मिल गया यहाँ पे कैथोड, वाइल लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, एनोड। लेफ्ट साइड हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, वाइल राइट साइड हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। तो इसी प्रोसेस को हमें लिखना है। एक और थर्ड फार्मूला बन जाएगा ये ई नोट सेल के लिए, दैट ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड फाइनली हम इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है Zn 2 पॉजिटिव टू Zn। ठीक है, अब कॉपर का पोटेंशियल लिखा है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस जिंक का पोटेंशियल अभी पीछे लिखा था मैंने माइनस 0.76 वोल्ट। सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। ई नोट सेल इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। सो फाइनली ई नोट सेल is equal to plus 1.10 वोल्ट। सो ए नोट सेल की वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट। और अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आता है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो हम रिएक्शन लेके चले थे गैल्वेनिक सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल होगी, वाइल ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन फिजिबल होगी। और अगर ई नोट सेल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन फिजिबल होगी, वाइल वही रिएक्शन बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे अभी लिख देता हूँ नोट करके, या हम नोट करके अलग से लिख लेंगे कि इसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू कैसे होगी। तो दो कंडीशन लेके चलेंगे। सो इफ़ तो ये हमें नोट करके लिखना है। इफ ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इम्प्लाई करता है दैट cell reaction is spontaneous and feasible in forward direction, but the same cell reaction is but the non-spontaneous and non-feasible in बैकवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ए नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल होगी। तो यहाँ वैल्यू अभी हमारे प्लस में आई है ई नोट सेल, इसका मतलब ये जो सेल रिएक्शन होगी वो सेल रिएक्शन कैसी होगी, फाइनली स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल। तो हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन में दैट द अबोव गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल इन नेचर। स्पॉन्टेनियस तो आज ही मैंने आपको ठीक है डेफिनेशन बताई। फिजिबल जो है वो भी सिमिलर टू स्पॉन्टेनियस को ही रिप्रेजेंट करता है। आप उसको इस वे में लेके चल सकते हो कि फिजिबल का मतलब पॉसिबल होगी, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में पॉसिबल होगी। और एक और मैं आपको इसके लिए बता दूं कि ये जो पूरा अभी हमने सेल रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है, ये पूरी जो सेल रिएक्शन स्पेशली जिंक सल्फेट जिंक और कॉपर सल्फेट कॉपर के अंदर जो पूरा एग्जाम्पल पढ़ा है, इसी गैल्वेनिक सेल का एक और स्पेशल नाम होता है, इसको बोला जाता है डेनियल सेल। ठीक है, इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है गैल्वेनिक सेल के लिए, एक स्पेशल केस हम डेनियल सेल का लेके चले हैं। हर एक गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल नहीं बोलेंगे, बस जिंक और कॉपर वाले पेयर वाली रिएक्शन को हम केवल बोलते हैं डेनियल सेल। तो ये अभी मैंने ई नोट सेल के लिए पॉजिटिव के लिए लिखा। अगर मैं इसी कंडीशन को लेके चल देता हूँ, ठीक है, यही सेम अगर इसी पॉइंट पे लिख देता हूँ, इफ ई नोट सेल इज नेगेटिव, if A naught cell is negative, then the cell reaction is non-spontaneous and non-feasible in forward direction, but it is spontaneous and feasible, but it is spontaneous and feasible in backward direction। तो जस्ट हमें अपोजिट केस मिल जाएगा जो अभी पे हमने पॉजिटिवली देखा है। और थर्ड केस है अगर ये हमें ज़ीरो मिल जाए, ठीक है, इफ़ ए नोट सेल इज ज़ीरो। थर्ड केस, इफ ए नोट सेल इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इम्प्लाई दैट द रिएक्शन is in equilibrium state such that the rate of forward reaction is always becomes equal to the rate of backward reaction। ठीक है, तो ये हमने गैल्वेनिक सेल के लिए पूरा भी कंस्ट्रक्शन किया। कल आके हम एक और एक एग्जांपल इसके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।